चलिए, इस संस्कृत पाठ का ना दूसरा पाठ हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाठ का नाम क्या होने वाला है अपना? पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र को कौन सब जानते हैं? पाटलिपुत्र मतलब हाँ, पटना का पुराना नाम। ठीक है, और कुछ? पटना का और भी कुछ पुराना नाम है? पटना का और कुछ पुराना नाम किसी को याद है? हाँ, पाटलिपुत्र पटना को बोलते हैं। चलिए, पटना का जो प्राचीन नाम हो गया पाटलिपुत्र हो गया। इसके अलावा कुछ और नाम? और क्या बोलो? देखिए, और ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना, और वैभवम, ये पाटलिपुत्र जो है उसके वैभव की चर्चा इस पाठ में होने वाली है। ठीक है, पाटलिपुत्र के वैभव की जो चर्चा है इस पाठ में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। पूछना है? चलिए, तो कहने का मतलब है कि हमने अभी पहला लाइन क्या पढ़ा है कि बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। पहले तो यहाँ समझिए कि बिहार राज्यस्य है ना, यहाँ अस से लास्ट में जुड़ा हुआ है। बिहार राज्य के लास्ट में अस से जुड़ा हुआ है, और उस अस से का मतलब होता है काल। अस से का मतलब क्या होता है? और राजधानी नगरम यानी कि राजधानी नगर है। बिहार राज्य की जो राजधानी नगर है वह पाटलिपुत्र है। और कब से है? तो सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। सर्वेषु मतलब सभी कालों में, काल मतलब होता है समय, तो सभी कालों में महत्व इसका रहा है। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र का सभी कालों में अपना एक विशेष महत्व रहा है। और आज से नहीं, इसमें दिया हुआ है अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमित। देखो, इसमें यह एक लंबा सा शब्द है ना। क्या लिखा हुआ है? पहले सार्ध जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है ऊपर से भरते हैं? सार्ध सहर्ष द्वय वर्ष परिमित। सार्ध सहर्ष द्वय वर्ष परिमित। देखिए, सार्ध का मतलब पहले से समझिए। सार्ध का मतलब होता है आधा, और सहस्त्र मतलब होता है 1000 वर्ष। सहस्त्र मतलब क्या होता है? 1000। द्वय मतलब 2, है ना। और वर्ष का मतलब जानवे करते हैं साल होता है। तो कितना वर्षों से? तो 2000 और उसमें आधा यानी कि लगभग 2500 वर्ष पुराना इसका अपना इतिहास रहा है। जो पाटलिपुत्र है उसका कितना वर्ष पुराना इतिहास रहा है? लगभग 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। इसका मतलब क्या हुआ? धार्मिक क्षेत्रम, धार्मिक क्षेत्र यानी कि पटना में, पाटलिपुत्र में बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र है। कौन कौन सा? अगर पटना जाओगे और वहाँ कहीं पूजा करने जाना
पसंद करोगे तो कहाँ कहाँ जा सकते हो? पटन देवी। और बोलो। बालाजी का मंदिर है पटना में, वहाँ भी दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और वहाँ पे ना सिखों के जो गुरु हैं, 10वें गुरु, क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह जी, हाँ, तो उनका जन्म स्थान भी है ना, गुरुद्वारा है। तो वहाँ पर सिख लोग भी आते हैं पूजा करने के लिए, ठीक है। तो पटना जो है एक धार्मिक क्षेत्र भी है, वहाँ पे उद्योग क्षेत्र भी है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। और इतना ही नहीं, राजनीति क्षेत्र है। पूरे बिहार को चलाने के लिए जितने भी राजनीतिक रूप से जो गतिविधियां हैं वो कहाँ होती है? पटना में होती है। पटना में उच्च न्यायालय है, सचिवालय है ना, मुख्यमंत्री जी का निवास स्थल है, तो सभी चीजें हैं। तो ये सभी ध्यान आकर्षकम का एक केंद्र बनता है। वैदेशिका यात्रीन मेगास्थनीज फाहियान वेनसिंह इतसिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। अब देखिए क्या कहा, वैदेशिका कहा। वैदेशिका मतलब विदेशी, है ना, विदेशी यात्री। पहले के समय में ना बहुत सारे विदेशी यात्री, भारत ना पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो और भारत का अपना एक दुनिया में अलग ही डंका बजता था। तो लोग भारत का नाम सुन करके ही चले आते थे, है ना, भारत की भ्रमण करने के लिए। और भारत में आए तो भारत में उस समय अगर बिहार ना होता, बिहार का जो क्षेत्र है वो ना होता, तो फिर भारत भारत ना होता। तो कहने का मतलब है कि जब भारत आए तो पाटलिपुत्र का दर्शन न किए, पाटलिपुत्र घूमने नहीं आए, मगध के क्षेत्र घूमने ना आए, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो लोग बहुत सारे जो विदेशी यात्री हैं वह भारत में आए हैं और भारत में आकर के पाटलिपुत्र का वर्णन भी किए हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन सा विदेशी यात्री जो है वह भारत में आया है, तो आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। क्यों बोलिएगा? क्योंकि बोलने से क्या होता है? याद होता है। तो ये विदेशी यात्री है जिन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने क्या स्व संस्मरण ग्रंथेषु, यानी कि अपनी अपनी जो संस्मरण लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, उसमें चर्चा किए हैं। एक होता है ऑटोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी, है ना। तो कहने का मतलब जब अपने बारे में कोई लिखे तो होता है जीवनी। तो जब ये विदेशी नागरिक जो है, विदेशी यात्री जो है, इन्होंने अपनी जीवनी लिखी, तो उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन इन्होंने किया है। तो पहला का नाम याद रखिएगा, मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। पूछा जा सकता है कि बताओ कुछ विदेशी यात्री का नाम बताओ जिन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। तो पहला नाम क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। दूसरा नाम याद रखिएगा, फाहियान। दूसरा कौन सा नाम है? फाहियान। तीसरा का नाम याद रखेंगे, वेनसांग। अगर साथ में कॉपी में नोट भी करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बाद में याद करने के लिए, है ना। वेनसांग। और ई है इतसिंह प्रभृत्य। इतसिंह प्रभृत्य इतसिंह प्रभृत्य। तो एक बार मेरे साथ याद कीजिए, कौन कौन सा विदेशी यात्री भारत आए? मेगास्थनीज और फाहियान। कौन? वेनसांग, इतसिंह प्रभृत्य। ये सभी लोग भारत आए हैं और भारत आने के बाद पाटलिपुत्र का भ्रमण इन लोगों ने किया और उसके बाद इन्होंने पाटलिपुत्र का जो वर्णन है अपने अपने स्व संस्मरण में इन लोगों ने किया, अपने अपनी जीवनी में किया है, ठीक है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। अब देखिए इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र का वर्णन के बारे में। पाटलिपुत्र का वर्णन हम लोग इस पाठ में
करने वाले हैं। क्या कह रहा है आगे, ध्यान से सुनेंगे। आगे कह रहा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वतयं पाटलिपुत्र मनुगंगम वस द्विचित्रम महानगरम बभू। यानी कि कह रहा है कि प्राचीन भारत में एक नगर हुआ करता था पाटलिपुत्र नाम का। किस नाम का? जो गंगा नदी के किनारे, एक गंगा नदी के किनारे था और यह महानगर था। आज इस तरह से दिल्ली है ना महानगर, मुंबई है ना महानगर, ठीक उसी तरह से पटना भी पाटलिपुत्र भी गंगा नदी के किनारे था और यह महानगर हुआ करता था। तद्विषयः दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीति मत्ताखबे काव्य कथयति। अब देखिए ये बात कौन कह रहा है, तो हम तो नहीं कहने वाले हैं, एक बात एक कवि साहब कह रहे हैं। और कवि, उस कवि का नाम है दामोदर गुप्त। कवि का नाम क्या है? दामोदर गुप्त। इन्होंने दामोदर गुप्त इन्होंने एक काव्य की रचना की है और उस काव्य का नाम है कुटनीम ताखे। काव्य का नाम क्या है? कुटनीम, बोलो, कुटनीम ताखे। तो अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि कुटनीम ताखे के लेखक कौन है, तो क्या बोलेंगे? दामोदर गुप्त। इन्होंने ही कहा है, इन्होंने क्या कहा है कि गंगा नदी के किनारे भारत में एक महानगर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। और उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में देखिए। ये जो पटना, जो आज का जो पटना है, जो समय पाटलिपुत्र हुआ करता था, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है सो देखिए। इन्होंने कहा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। ध्यान से सुनोगे तो याद होगा। इन्होंने पटना के बारे में कहा है, पाटलिपुत्र के बारे में कहा है कि ये जो पाटलिपुत्र है महितल तिलकम है, महितल तिलकम है। अब बात आया कि महितल तिलकम का अर्थ क्या होता है। देखिए महितल तिलकम का क्या मतलब होता है, पहले तो ये देखिए। ये देखिए मही है ना, यहाँ से देखिए पर्यायवाची शब्द भी आपको याद होने वाला है। मही का मतलब होता है पृथ्वी। मही का मतलब क्या होता है? हाँ, और तिलक मतलब क्या? चंदन। तो पाटलिपुत्र को बताए हैं कौन? दामोदर गुप्त कि ये जो पाटलिपुत्र है वह पृथ्वी का तिलक है, धरती का तिलक है। इतना ही नहीं बताए हैं, और देखिए और क्या बोले हैं। इन्होंने कहा है सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती कुल गृहम। पटना को, पाटलिपुत्र को दामोदर गुप्त जी ने क्या बताया? तो सरस्वती कुल गृहम है ना। गृहम का मतलब क्या होता है? घर। और सरस्वती का मतलब माता सरस्वती, या विद्या भी कह सकते हैं, है ना। तो यह विद्या का घर रहा है पाटलिपुत्र। आप देख रहे हैं ना कि आज भी जो है पटना जो है एक एजुकेशन हब है, या उस समय भी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, है ना। भागलपुर में जाते तो वहां पर भी विश्वविद्यालय था। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर दूर दूर के अलग अलग देशों के लोग आते थे, पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई करने के बाद कोई विद्वान बनते थे तो कोई बहुत बड़े राजा बनते थे, या कोई उस समय के जो साइंटिस्ट होते हैं वह बनते थे, या कोई बड़े जो उस समय वैद्य होते थे, डॉक्टर होते थे, उस तरह के वो बना करते थे। तो पाटलिपुत्र जो है एक सरस्वती कुल गृहम भी है, सरस्वती का घर भी है। और ये बातें कौन बताए हैं? दामोदर गुप्त ने बताए हैं। किसमें बताए हैं? तो कुटनीम ताखे में बताए हैं। और क्या बताए हैं? और देखिए, और इन्होंने बताया है
नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। एक चीज बताइए, स्वर्ग लोक के देवता कौन है? स्वर्ग लोक के देवता कौन है? हाँ, इंद्रदेव। स्वर्ग लोक के देवता कौन है? इंद्रदेव। स्वर्ग में कौन रहते हैं? इंद्र रहते हैं ना। तो देखिए, अगर इंद्र का पर्यायवाची शब्द देखिएगा तो वह होता है पुरंदर। पुरंदर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? इंद्रदेव का है। और स्थानम मतलब स्थान, जहां वह रह रहे हो। तो पाटलिपुत्र को इन्होंने बताया है, किन्होंने? दामोदर गुप्त जी ने बताया है कि यह इंद्रदेव का घर है। पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या बताया? इंद्रदेव का घर। यानी कि इन्होंने स्वर्ग का दर्जा दे दिया। पाटलिपुत्र को किसका दर्जा मिला है? स्वर्ग का दर्जा मिला है। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र के विषय में, किसके विषय में? पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त जी के कथन को लिखिए, या दामोदर गुप्त जी ने क्या बताया है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दामोदर गुप्त जी ने अपने काव्य कुटनिम्ताख्य में उन्होंने पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर या विद्या का घर और एवं इंद्र का घर अर्थात स्वर्ग लोक के बताए हैं। किसको? पाटलिपुत्र को। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। अब देखिए इन्होंने क्या बोला। और देखिए कहा जा रहा है कि इतिहासे श्रूयते। श्रूयते का मतलब होता है सुनना। श्रूयते का मतलब क्या होता है? तो इतिहास से हमें सुनने को मिला है कि गंगाया तीरे, गंगाया मतलब गंगा और तीरे मतलब किनारे, तो गंगा के किनारे बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। बुध काल में गंगा के किनारे एक पाटली ग्राम नामक एक गांव था। यानी कि आज जो पटना है वह बुध काल में पाटली ग्राम के नाम से विख्यात था, है ना। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए। पाटली ग्राम। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम बताया गया है? पाटली ग्राम। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम बताया गया है? पाटली ग्राम। और किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। यही सब्जेक्टिव बनता है ना। ऑब्जेक्टिव बने चाहे सब्जेक्टिव बने, हमें 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। और 2 नंबर के क्वेश्चन जब मिलेगा तो उसे हमें हिंदी में लिखना होता है, कोई विशेष नहीं है ना। केवल हिंदी में सुनिए और हिंदी में ही वहां पर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आगे सुनिए। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, है ना। यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां। तो यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा, बहुकृत्व मतलब बहुत बार, है ना। समागत मतलब आए। या तो कहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए हैं? पाटली ग्राम नहीं, उनके समय पाटली ग्राम न है, तो पाटली ग्राम में, है ना। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पाटली ग्राम में कौन अनेकों बार आए? कौन आए? भगवान बुद्ध आए। तेन कथित मासित यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलह से अग्निदाह से जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। अब देखिए कितना अच्छा बातें कह के गए हैं, और जितना अच्छा बात कह के गए हैं उस समय वह आज हम लोग देखने को यहाँ मिलता है। इन्होंने कहा ते कथित मासित यद ग्रामोयम महानगरम। इन्होंने कहा कि ये जो आज पाटली ग्राम है एक समय आएगा तो यह महानगर होगा, भविष्यति यानी कि भविष्य में।
महानगर होगा, है ना, है महानगर बना भी और अभी भी है। किंतु, किंतु लग गया, किंतु मतलब लेकिन, कलहस्य, कलहस्य मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा खूब होगा। अग्निदाह से, अग्नि की वर्षा होगी। तो अक्सर देखते हैं कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति भी बनी रहती है। और जल पुरस्य, और जल इतना होगा कि बाढ़ में हमेशा डूबा रहेगा। क्या बाढ़ जो है जल बिहार बाढ़ से ग्रसित नहीं रहता है? अब पटना के आसपास में भी बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है ना। तो ये भी इन्होंने कहा। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाए कि पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम के विषय में या पाटलिपुत्र के विषय में भगवान बुद्ध ने क्या कहा, तो आप क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र एक समय में या भविष्य में एक बड़ा नगर, महानगर होगा, लेकिन हमेशा कलह से, बाढ़ से और अग्नि वर्षा से ग्रसित रहेगा। ये बातें उन्होंने कह दिया। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित। बाद में, कालांतर मतलब बाद में, यही जो पाटलिग्राम है वह पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो चलिए, आपने अभी तक पटना का एक नाम पाटलिपुत्र देखा था, दूसरा पाटलिग्राम देखा बुद्ध काल में, उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यकृष्ट साधितः यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। अब देखिए, अब हम लोग क्लास 6 में ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य वही है जिनके गुरु कौटिल्य है ना, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त है और इन्होंने घनानंद का वध किया था और विदेशियों से भारत की रक्षा की थी। तो ये चंद्रगुप्त हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखिए, ये जो पाटलिपुत्र है, अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पाटलिपुत्र की जो नगर की शोभा है, रक्षा व्यवस्था है, वह अत्युत्कृष्ट साधित, इसका मतलब बहुत ही उत्कृष्ट हुआ करता था, है ना। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके समय में पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था उत्कृष्ट पर थी, अति उत्कृष्ट थी, तो क्या जवाब देंगे? चंद्रगुप्त मौर्य बताएंगे, है ना। आप लोगों ने अगर चंद्रगुप्त के बारे में नहीं जाना होगा तो अशोक के बारे में जानते हैं? ये अशोक के पिताजी हैं, है ना। अशोक के पिताजी कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये पटना के ही रहने वाले थे। इन्हीं के बेटा जो है अशोक, जो लगभग 100 अपने भाई को मार दिए राजा बनने के लिए, और वहाँ पटना में अगम कुआं है, उसी कुएं में डाल दिए सबको मार के राजा बनने के लिए। तो कला था ना, कला हुआ ना, भाई को मार के राजा बने, तो कला ही ना हुआ वो, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इनकी जो इतना जो उत्कृष्ट है पाटलिपुत्र, उसको देखने के लिए यूनान के राजदूत आए। कहाँ के राजदूत आए? यूनान के राजदूत आए, जिनका नाम है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। ये यूनान के राजदूत है। मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत है? यूनान के राजदूत है, और चंद्रगुप्त के दरबार में आए, है ना, घूमने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इनके जो मेगास्थनीज के जो मालिक है उनका नाम है सेल्यूकस निकेटर। कौन है? सेल्यूकस निकेटर, है ना। तो उस सेल्यूकस निकेटर का हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के से झगड़ा, लड़ाई, और उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को मार देते हैं, मारते नहीं है बल्कि पराजित कर देते हैं।
तो वह पराजय अपनी स्वीकार करके और चंद्रगुप्त मौर्य से आग्रह करते हैं कि हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, है ना। सेल्यूकस निकेटर बोलते हैं कि हमारी बेटी से शादी कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य को उस बेटी का नाम होता है हेलेना। क्या नाम होता है? हेलेना। तो हेलेना से शादी कर लीजिए। अब यहाँ देखते हो, शादी के बाद लड़की के साथ में कौन जाता है? एगो लड़का जाता है, भाई है। तो वैसे ही जो है सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे और यहाँ रहते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। तो अगर हम कहीं पूछ लें कि बताओ इंडिका के रचना किन्होंने किया? मेगास्थनीज ने किया। और मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? और यूनान से किसने राजदूत बनाकर इनको भेजा? बोलो, सेल्यूकस निकेटर। किसने भेजा? किसने भेजा? हाँ। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर से क्या संबंध है? अरे सेल्यूकस निकेटर के बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य शादी किए तो क्या संबंध हुआ? ससुर दामाद का रिलेशन है। देखो, इतिहास ही पढ़ लिया संस्कृत में। आगे देखो, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। अब देखो और क्या कर रहा है। अब ये तो चले गए, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका बेटा राजा बना जिनका नाम क्या था? अशोक, है ना। तो इनके समय में देखिए क्या कर रहा है कि अस्य नगर से वैभवम प्रियदर्शिन, यानी कि अशोक के समय में ये जो पाटलिपुत्र है अत्यधिक प्रिय है ना, प्रियदर्शनी है। किसके समय में प्रियदर्शनी है? अशोक के समय में है। और समृद्ध भी है ना। क्योंकि अशोक जो है जब राजा बने उसके बाद इतने इच्छुक थे कि राज्य विस्तार के, कि अगल बगल लगातार आक्रमण करते जा रहे हैं। जो मिल रहा है सबको काट छाट रहे हैं। वो तो समझिए कि उड़ीसा गए, है ना। उड़ीसा का नाम उस समय क्या था? तो उड़ीसा की तरफ जब गए तो वहां पे सारा मारपीट कर दिए। तो जो पद्मावती थी वो उनको रोक ली। कहानी पढ़े होंगे 6वां-7वां में पद्मावती के बारे में, कि वो सब खुद ही चल देती है लड़ाई करने के लिए। तो उस समय से वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तब जा करके खून खराबा बंद होता है। तो इनके समय बहुत समृद्ध हो गया था। किनके समय में? अशोक के समय में। तो बताइएगा किसके समय जो पाटलिपुत्र है वह प्रियदर्शिना है? अशोक के समय। और किसके समय पाटलिपुत्र की जो नगर शोभा है, रक्षा व्यवस्था है, अत्यंत उत्कृष्ट है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? बोलो, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। किसका राजदूत था? याद करो, किसका राजदूत है? तुरंत भूल जाते हो। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, है ना। किसके साथ आया? हेलेना के साथ आया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तता इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। देखिए, अब देखिए कितना सुंदर बात कहा है कि बहुकालम, है ना। पाटलिपुत्र से, या बहुकालम मतलब बहुत समय से, है ना। बहुत समय से जो पाटलिपुत्र है वहां पे सरस्वती परंपरा प्रावर्तता है, यानी कि निकेटर है ना। यानी कि यहाँ पर जो विद्या का एक पाटलिपुत्र जो है वह केंद्र रहा है बहुत से समय से।
तो विद्या का केंद्र कौन रहा है बहुत से समय से? पाटलिपुत्र, है ना। और इसके बारे में राजशेखर लिखते हैं। कौन लिखते हैं? राजशेखर। वह भी अपनी एक जीवनी है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। अगर हम पूछ ले कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है तो आपको क्या बताना है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर है। तो यह लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अत्रोप वर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगलवि व्यांगी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुफ जंगुमु, है ना। यानी कि यहाँ पर अनेकों वर्ष से शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन कौन आए हैं उनका नाम लिखेंगे। कौन कौन शिक्षा ग्रहण किए और बाद में बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हैं। कोई व्याकरण के ख्याता बने, कोई योग शास्त्र के बड़े विद्वान बने, तो कोई दर्शन शास्त्र के बड़े विद्वान बने। ये है पाणिनि, ठीक है। कौन है? पाणिनि। पाणिनि के बारे में आप लोगों ने सुना है? पाणिनि के बारे में कौन जानते हैं? ये पाणिनि हैं जिन्होंने व्याकरण की रचना की है और इनके व्याकरण के पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, है ना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन बने हैं? पाणिनि। वहीं से व्याकरण है। और ये है पिंगल। पिंगल ऋषि ये बाद में पिंगल ऋषि के नाम से जाने गए हैं। तो पिंगल। एक और व्यक्ति का नाम है व्यांगी। व्यांगी इन्होंने भी पटना में ही पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद है पतंजलि, योग शास्त्र के जनक है ये, है ना। पतंजलि जो है योग शास्त्र के जनक है, ऐसे बात समझ ले। ये बाबा रामदेव नहीं है, उनके वो तो अब हुए हैं। पतंजलि, उसका देख राजा परीक्षित हुआ करते थे, है ना। राजा परीक्षित हुआ करते थे, वह भी पटना से पढ़ाई किए हैं और आगे चल करके ख्याति प्राप्त किए हैं, विद्वान बने हैं ये सभी लोग। तो पटना से ही, पाटलिपुत्र से ये लोग पढ़ाई किए हैं। चलिए अब हम इसको मिटाएं। चलिए तो पाटलिपुत्र में कौन कौन शिक्षा ग्रहण करके विद्वान हुए हैं पर याद करो? पाणिनि, पिंगल, व्यांगी और पतंजलि, परीक्षित। पाणिनि किसके लेखक हैं? व्याकरण के। और उनके व्याकरण के पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? पतंजलि किसके जनक है? योग शास्त्र के। किसके जनक है? योग शास्त्र के, है ना। ऐसी इसमें और भी जो भी है सब कुछ ना कुछ विद्वान के पद पे ही रहे हैं। और काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? मेघास्त्रिज के लेखक कौन है? हाँ, मेघास्त्रिज किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। इसको अब हटाया जाए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। कहाँ संस्कृत है ना? अरे तो हिस्ट्री से रिलेटेड है। जब तक सब सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ो तो कैसे होगा। अगर हम इस केवल इसको पढ़ के आगे चले जाते तो आपको पता चलता कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। हाँ, तो जब तक हिस्ट्री का ज्ञान नहीं था तब तक हम कैसे बता दिए? हाँ, पता ही नहीं चलता कि आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य पटना के हैं कि दिल्ली के हैं कि मुंबई के हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। आगे देखेंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि कतिप येषु। अच्छा मान लीजिए कि पूछ दे जिस तरह से उधर दामोदर गुप्त जी के बारे में हमने क्वेश्चन बनाया था कि
पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर जी का कथन क्या है? तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो पाटलिपुत्र है वह किस पृथ्वी का तिलक है, चंदन है, और क्या बोले गड़बड़ा दी अरे सरस्वती का घर है, विद्या का घर है, और इंद्र देव का घर है, स्वर्ग के समान है। ये तो दामोदर गुप्त जी बताए। उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि राजशेखर जी का पटना के विषय में क्या कथन है, तो इन्होंने क्या कहा? तो अभी हमने बताया ना कि पाटलिपुत्र ही वह जगह है जो विद्या का घर हमेशा से रहा है, और यहाँ पर अनेकों विद्वान जैसे कि पाणिनि, पिंगल और व्यांगी, पतंजलि, परीक्षित जैसे लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया और दुनिया में ख्याति पाई, है ना, विश्व प्रसिद्ध हुए। अब देखिए आगे कह रहा है, कतिप एसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। देखिए क्या कह रहा है, जो प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन पुस्तकें हैं, उन सब में जो पाटलिपुत्र है, या उपनिषद में भी है ना, पुराणों में। अच्छा, पुराण की संख्या कितना है? पुराणों की जो संख्या है वह 8 है। कितना है पुराण? 18 है। 18 पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और उपनिषद की संख्या 108। तो उन पुराणों में पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन है और दूसरे नामों से वर्णन है। पाटलिपुत्र के बारे में ग्रंथों में, पुराणों में जो नाम है वह पुष्पपुर है। क्या है? पुष्पपुर। और क्या नाम है? कुसुमपुर, है ना, पुष्पपुर, कुसुमपुर। अच्छा, 2 नाम पहले भी हमने तुम्हें बता रखा। कौन नाम है? पाटलिपुत्र। और एक और नाम बोलिए। एक और नाम जो है पाटलीग्राम। पाटलीग्राम। तो ये हो गया पुष्पपुर, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम। और एक और नाम अभी जो वर्तमान में क्या है, देखिए कितना नाम आप लोग जाने पटना के बारे में? 5। चलिए फिर से बोलिए, पटना का प्राचीन नाम बोलिए। पुष्पपुर, अगर एग्जाम में दे दे कि पटना के सभी प्राचीन नामों को लिखे, तो क्या हम इस सभी नामों को लिख सकते हैं? तो फिर से एक बार याद कर लीजिए। पुष्पपुर, दूसरा ये सभी पटना का ही तो नाम है। आगे देखिए, अनेन ज्ञायते एत नगरस्याय समीपे पुष्पानां बहुल मुत्पादनम भवति स्म। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वो जो पाटलिपुत्र है उसके आसपास में बहुत सारा जो पुष्प है वह पाए जाते थे, यानी कि फूलों की खेती की जाती थी। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानां पुतलीकार चना मिश्रते प्रचलित। अब क्वेश्चन है कि आखिरकार ये 2 बार एक बार पाटलीग्राम आया है, एक बार पाटलिपुत्र आया है, तो यह नाम कहाँ से आया है? तो कहा जाता है कि जो पटना है, मान के चलिए पटना है, तो इसके आसपास में ना, इसके आसपास में बहुत सारा पाटल नामक पुष्प, उस पुष्प का नाम क्या है? पाटल नामक फूल था जिसका खेती किया जाता था, है ना। पाटल नामक पुष्प की खेती की जाती थी, और उसी पाटल नामक पुष्प के कारण आज या उस समय उस पटना का क्या नाम हुआ करता था? पाटलिपुत्र नाम हुआ करता था, या पाटलीग्राम नाम हुआ करता था। क्योंकि हम फूल को, पुष्प को कुसुम भी कहते हैं ना, या पुष्प भी कहते हैं। देखो सभी नाम उस पुष्प से मिलते जुलते हैं। देखो आगे देखो क्या कहा जा रहा है।
शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। देखो अब फिर से कितना गजब बात कहा। कौमुदी महोत्सव पहले याद कीजिए, कौन सा महोत्सव है? कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव यह एक प्रकार का त्योहार है, ठीक है। जिस तरह से आज के समय में हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी तरह से उस समय जो है जिस तरह से आज हम लोग दुर्गा पूजा का त्योहार मनाते हैं, ठीक उसी से मिलता जुलता त्योहार उस समय होता था, कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? कौन सा महोत्सव? और यह त्योहार किसके तरह में मनता था? आज के दुर्गा पूजा के तरह। कौन से काल में? ये भी बात आ गया, कौन से काल में? मौर्य काल में, या अनेकों शुंग काल रहा है, बहुत सारा काल है, तो गुप्त काल में है ना। कौन से काल में? गुप्त काल में। गुप्त काल में, गुप्त काल में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव के त्योहार का आयोजन किया जाता था, जो बहुत ही बड़े विशाल तरीके पे होता था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। आनंद मग्ना, आनंद मतलब क्या? खुशी, है ना। आज हम लोग मेला जाते हैं तो खुशी मिलता है ना, तो सभी लोग जा करके इस कौमुदी महोत्सव में एंजॉय करते थे, है ना। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश ये समारोह दृश्यते। संप्रति मतलब आज के समय में, जिस समय उस समय जितना खुशी लोगों को एक कौमुदी महोत्सव मना करके होता था, उतना खुशी आजकल हम लोगों को दुर्गा पूजा का त्योहार मना करके होता है। ऐसी होता था, है ना। चलिए।